नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। के न्यूज़ के देश और दुनिया में फैले तमाम दर्शकों को गंगा दशहरा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक के राजनेताओं ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। यही पौधे आगे दरख्त बनेंगे और हमारे पर्यावरण के लिए सहायक बनेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश बेहद अहम है। इस पर अमल के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं ने जनता का आह्वान किया है। लेकिन सवाल यह भी है कि एक पेड़ माँ के नाम ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक्सप्रेसवे, हाईवे और उद्योगपतियों को आवंटित जमीनों पर प्रोजेक्ट के नाम पर बड़े बड़े जंगल काटने की अनुमति दी गई है। इसके खिलाफ अब लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं और वह सवाल उठा रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, तो फिर जंगल काटे किसके काम? ये जंगल किसके काम काटे जा रहे हैं? किसके काम के लिए काटे जा रहे हैं? क्यों काटे जा रहे हैं? किसके नाम काटे जा रहे हैं? ये सवाल लोग अब उठाने लगे हैं। जागरूकता आ रही है, लोग निकल रहे हैं सड़कों पर। जयपुर में एक आंदोलन चल रहा है। इसी तरीके से हंसदेव जंगल को लेकर बहुत दिनों से एक आंदोलन चल रहा था। जाने माने पर्यावरणविद जो अब इस दुनिया में नहीं है, सुंदरलाल बहुगुणा के बताए रास्ते पर चलकर लोग चिपको आंदोलन चला रहे हैं और पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने नहीं दे रहे हैं। यह जन जागृति की बेहतरीन और अनूठी पहल है। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम मंथन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जल, जंगल, जमीन और नदियों को विकास के नाम पर कैसे बर्बाद किया जा रहा है, और वह भी आबाद करने के नाम पर। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र, यहाँ कोयला खनन के लिए हजारों लाखों पेड़ काटने की योजना है। बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सितंबर 2022 में तकरीबन 8,000 पेड़, दिसंबर 2023 में 12,000 से अधिक पेड़ और मार्च 2024 में 11,000 से अधिक पेड़ काटे गए। हजारों पेड़ अब तक काटे जा चुके हैं। टारगेट लाखों में है और इसको लेकर बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। कोयला खनन किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना है, इस पर बहुत बवाल चल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। न कारखाने में तूती जैसी स्थिति है। जयपुर, राजस्थान का डोल इलाका, बाढ़ क्षेत्र में जंगल की कटाई की मुखालफत में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय लोग, छोटे छोटे बच्चे प्रस्तावित पीएम यूनिटी मॉल और फिनटेक पार्क के निर्माण के लिए 2500 पेड़ों की कटाई के विरोध में हैं। यहाँ एक पीएम यूनिटी मॉल और फिनटेक ये बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे पर्यावरण और स्थानीय जैव संतुलन और विविधता को नुकसान पहुंचेगा। एक रिपोर्ट आपके नज़र पेश है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। साल में 365 में से एक दिन पर्यावरण के नाम किया गया है, जिसमें पौधे रोपने के बाद साल के 364 दिन सिर्फ पेड़ों की कटाई की जाती है। विकास के नाम पर विनाश की इराबत लिखी जाती है, जिसका खामियाजा कोई और नहीं, हम इंसान ही भुगत रहे हैं। एक तरफ हर पर्यावरण दिवस पर पौधे रोपने का संकल्प लिया जाता है, दूसरी तरफ लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई साल 2022 से लगातार जारी है। आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में है, पर पेड़ों पर कटाई का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। दूसरी तस्वीर रायपुर की है, जहां राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने लोगों के संघर्ष को कुचलने के लिए पेड़ों को काटकर मैदान बना दिया है।
बचे हुए जंगल को बचाने और दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की आशियाने भी उजाड़ने से रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तीसरी तस्वीर तेलंगाना की है, जहां सरका सैरलिंगपल्ली मंडल के कांचा गांजी बोवली गांव में 400 एकड़ भूमि बने जंगल को पूरी तरह बंजर बनाने में जुटी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जंगल को आईटी पार्क निर्माण के लिए बर्बाद किया जा रहा है, जिसके विरोध में खुद छात्र उतरे हैं। होली और दीपावली पर पर्यावरण का ज्ञान देने वाले साल में 364 दिन अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं। विकास के नाम पर नदियों का दोहन हो रहा है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियों को साफ करने के नाम पर करोड़ों का बजट डाका जा रहा है। मेट्रो, ओवरब्रिज, बड़े बड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने के नाम पर प्रकृति का दोहन हो रहा है। हरित क्रांति को भूल अब विकास के नाम पर विनाश की इबारत लिखी जा रही है। कंक्रीट की दीवारों के साथ अब कंक्रीट के रास्तों पर दो पल छांव के लिए एक पेड़ नहीं मिलता, जिसका नतीजा बहुत विनाशकारी हो रहा है। बेहद तेज विकास के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि वायुमंडल में अधिक गर्मी फंसी हुई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ रहा है। यदि हम माँ के नाम पर पेड़ लगाने का नाटक करने के बजाय सदियों से प्रकृति द्वारा संरक्षित संवर्धित जंगल को ही बचा सके, तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी आदि के नाम पर अलग से पेड़ लगाने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन चुका है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जहां धरती का तापमान बढ़ रहा है, वहीं नदी और झीलों की हालात भी बद से बदतर हो रही है। बदलते पर्यावरण की कहानी में पेड़ भारत में कटेगा तो इम्पैक्ट पूरे विश्व में होगा। सवाल है, जब एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया जा रहा है, तो जंगल किसके नाम पर काटे जा रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी और एक ज्वलंत सवाल भी है। हम इस मुहिम को, प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम, हम के न्यूज के मंच से इस मुहिम को समर्थन देते हैं। ये खूब पेड़ लगाइए। पूरे दर्शकों से, अपने जो भारत में फैले तमाम कोने कोने हमारे दर्शक हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए। लेकिन जो जंगल काटा जा रहा है, उसको भी माँ के नाम, पिता के नाम डट कर मुकाबला कीजिए, खड़े हो जाइए, मत काटने दीजिए। वो भी आपके माता पिता पूर्वजों का ही लगाया हुआ है जंगल, और उससे पूरी मानवता, पूरा विश्व, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने देखा, प्रधानमंत्री ने ये जो पौधा रोपा है, जो देख रहे हैं आप, ये सिंदूर का पौधा है। और सिंदूर इस समय चर्चा में है। ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रगों में सिंदूर बहता है, फिर सिंदूर का पौधा लगा। आज ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को किस तरीके से धूल चटाई। तो राजनीतिक लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान छेड़ा है कि एक पेड़ माँ के नाम। वो अपनी माँ के प्रति प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील रहे हैं हमेशा, और उनके माँ के जीवन काल में वो बीच बीच में उनके साथ उनकी तस्वीरें भी आती रही हैं, और उनका एक अद्भुत प्रेम भरी तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी माँ बेटे के बीच में। इसलिए एक खास लगाव के तहत उन्होंने एक उनसे, प्रधानमंत्री के दिल से निकली ये आवाज़ है, इसको हमें दूर तलक ले जाना है। लेकिन वो सवाल भी खड़े करने हैं सरकार के सामने, तमाम उन लोगों के सामने जो विकास की बड़ी बड़ी इबारतें लिखते हैं। हसदेव जंगल किसी खास उद्यमी, किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए वहाँ कोयला खनन हो रहा है और वो जंगल कट रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक आंकड़ा मेरे सामने है, बहुत अच्छा है, बहुत सुगम रास्ता हो जाएगा, लेकिन 1,89,036 पेड़ काटे गए हैं बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया, इटावा जिलों में। और यहाँ ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, और यहाँ पहले से ही बुंदेलखंड वैसे भी बहुत वर्षा ना होने और तमाम चीज़ों से जूझता रहा है।
इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और 2,70,000 पौधों का प्रस्तावित रोपण है। अब ये कब लगेंगे, कब बड़े होंगे और कब हमें, मुझे लगता है कि हम लोगों का जीवन ही निकल जाएगा। कटने वाले तो कट गए, लेकिन अब लगेंगे और बड़े होंगे, उसका फ़ायदा हमें कब मिलेगा, मुझे लगता है कि जीवन निकल जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। इसी तरह देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, वहाँ पर काटे गए पेड़ करीब 2,500 से अधिक हैं और ये लगातार काटे जा रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग आप ये मान लीजिए कि लगभग 5,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे कांवड़ मार्ग है, उसमें लगभग 1,12,000 करीब पेड़ काटे गए हैं। तो ये पूरा एक आंकड़ा है जो लगातार हम इस कार्यक्रम के दौरान आपको दिखाते रहेंगे। सीधे हम समस्या और उसके समाधान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, बने हैं, इनमें चलने में बड़ा अच्छा लगता है। कंक्रीट का ये सड़कें भी बनती हैं, तो वो भी एक तरीके से ऊष्मा जनरेट करती है। तो हमारा वातावरण एक तरीके से बहुत एक अलग तरीके का होता जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए मीडिया के पास भी फुर्सत नहीं है। मीडिया के पास बहुत सारे काम हैं, वो शायद पर्यावरण उसकी प्रायोरिटी में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मीडिया वेंचर में आपको पर्यावरण के विषय में कोई डिबेट मिलेगी। हम सब लेकर आए, बहुत सारे विचार विमर्श के बाद हमने बहुत सारे पहलुओं को संजोया। बहुत सारे मेहमान भी हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं वो जुड़े हैं और पॉलिटिकल लोगों को भी हमने जोड़ा है। अजय भसीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत अजय भसीन। अरुण सिंह सिसोदिया कांग्रेस के नेता हैं, वो भी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। रमाकांत गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। अभिषेक पांडे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन अर्बन अपडेट उसके संपादक हैं और देश दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण के बदलाव को लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ले चुके हैं। अभिषेक पांडे भी ब्राज़ील से लौटे हैं, रियो डी जेनेरियो से। बहुत तमाम वर्ष हो गए। रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था पर्यावरण को लेकर, मुझे लगता है कि 92-93 के दरमियान की ये बात है। अभिषेक पांडे वहाँ से अभी आए हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राकेश मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम के, और नरेंद्र मोदी विचार मंच को भी अपना बड़ा योगदान वो देते हैं। डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शी जैव वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। सीधे अभिषेक पांडे की तरफ हम रुख करेंगे और इन सब चीज़ों को एक तरीके से रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देश में तमाम जंगलात काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभिषेक जी, लगातार आप विश्व के तमाम देशों में भ्रमण करते रहते हैं, पर्यावरण को लेकर तमाम मंचों पर चिंता जाहिर होती है। भारत में भी तमाम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अभी पिछले दिनों हम और आप एक कॉन्फ्रेंस में थे कोच्चि में, और उसमें भी इस तरीके के पर्यावरण को लेकर तमाम चीज़ें, एक लंबी चर्चा हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि हम पर्यावरण को लेकर कितने गंभीर हैं। कार्बन डेटिंग की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों, कार्बन संरक्षण को लेकर, कार्बन पॉइंट्स और तमाम चीज़ों को लेकर जो चर्चाएं हुई, हम किस तरह अपने उसको बचाएं। तो अगर हम देखें तो भारत का जो विकास मॉडल है और विश्व के जो अन्य विकसित देश हैं उनके विकास मॉडल को हम किस तरीके से देखें, और अंधाधुंध अगर जो जंगलों की कटाई है भारत में, वो हम किस तरह उसको भी एक खतरे के रूप में देखें या विकास की ज़रूरत के रूप में देखें। अभिषेक पांडे। नमस्कार सर। जैसे आपने बताया कि लगातार डेवलपमेंट के नाम पर, और हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में भी, सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है, दुनिया के हर देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं जहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि मैं ब्रिक्स सम्मेलन में था एक, जो ब्राजील में। तो ब्राजील में इस साल बेलेन नाम का एक शहर है ब्राजील में, जहाँ पे COP30 एक सम्मेलन है जो क्लाइमेट पे होता है, हर साल होता है। इस साल ब्राजील में हो रहा है, बेलेन नाम के शहर में। आप जानते हैं कि ब्राजील फेमस है अमेज़न फॉरेस्ट को लेकर जी। आप इसका आप देखिए, आपको बहुत ही हास्यास्पद लगेगा कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पे 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है,
क्लाइमेट सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसके लिए अमेजोन फॉरेस्ट को वहां पे काटा जा रहा है। और ये बहुत ही मतलब देखा जाए कि हास्यास्पद भी है और दुख की बात भी है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, और लेकिन मैं उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि हम ये चेंज संभव है। चेंज संभव कैसे है, लोग कैसे इसको रोक सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं शहरों पे लिखता हूँ। मुझे याद है 2016 में जब स्मार्ट सिटी जो प्लान्स बनने शुरू हुए थे पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग देशों में स्मार्ट सिटी प्लान बने, तो उसमें दो तरह के प्लान थे। एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान था और एक था जो पैन सिटी प्लान था। तो भोपाल में शिवाजी नगर और वहां पर एक दूसरा जगह थी जहां पर कुछ हजारों पेड़ काटे जाने थे कि भोपाल स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के नाम जी। पे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 100 स्मार्ट सिटी में भोपाल के लोग बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल जो कॉन्शियस थे, उन्होंने रोड पर निकले, और उसकी वजह से पूरे 100 में से सिर्फ भोपाल स्मार्ट सिटी के प्लान को चेंज करना पड़ा। जी। तो अगर लोग चाहें तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो सरकार का जो प्लान था वो शिफ्ट करना पड़ा उन्हें, नॉर्थ टीटी नगर करके एक जगह है वहां पे शिफ्ट किया, शिवाजी नगर से हटा के। तो वहां के जो लोग इसमें क्या योगदान देते हैं, आपको पता है आर्य कॉलोनी का जो मुंबई में जी। जो जी। केस था जहां पे मेट्रो शेड बनाने की बात थी, वहां पे भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद सरकार भी एक्शन में आई और इस तरह की चीजें वहां पे रोकी गई। अभी हाल की आज की बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पर आईटी पार्क्स बनाने के लिए, और उसमें एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बयान दिया है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और जैसे आप जानते, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सरकारें जब डेवलपमेंट करती हैं तो कहती हैं कि हम तो उसका प्लांटेशन कर रहे हैं, यानी कि हम अगर 1000 पेड़ काट रहे हैं तो उसमें हम पेड़ लगा भी रहे हैं। लेकिन उसमें आप देखिए कि अगर हम जो एनजीटी या दूसरे रूल्स हैं ट्री फेलिंग के, तो उसमें ये है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो 2 से 100 गुना, अलग अलग जगह केस बाय केस डिपेंड करता है, 2 से 100 गुना आपको पेड़ लगाने हैं। और वो पेड़ की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ लगा दिए छोटे छोटे, आपने एक बरगद का पेड़ काटा और एक का आपने छोटा सा 2 फीट का पेड़ लगा दिया, तो वो आप सोचिए ना उसको कितने साल लगते हैं एक बरगद को बरगद बनने में। तो ये एक हमें देखना होगा कि जब हम ये बात करें कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज बता रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन को भी प्रभावित करता है। कि जो आज शहरों में आप देख रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का या इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जी। तो उसमें देखेंगे कि शहरों में जहां पर पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, वहां पे जो टेम्परेचर्स हैं, यानी कि आप अगर देखेंगे उन एरियाज में जहां पे पेड़ है, तो आपको लगभग 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का आपको अंतर देखने को मिलता है। जी। जो टेम्परेचर है, जो अर्बन हीट आइलैंड हम क्रिएट कर रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं जी। और असली जंगलों को हम काट रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है एज ए जो हम नागरिक हैं, डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि आज के डेवलपमेंट के नाम पे क्या हम अपना जो भविष्य है उसको खतरे में तो बड़ी नहीं बात डाल है, रहे। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। अभिषेक ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और ये भी कहा कि नहीं, एक बरगद का पेड़ काटते हैं, छोटे छोटे 2 पेड़ लगा देते हैं। बड़ा दिलचस्प वाकया हमारे सहयोगी विनीत शर्मा बता रहे थे कानपुर मेट्रो डेवलपमेंट को लेकर के। कानपुर में मेट्रो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, व्यापारिक शहर, और वहाँ मेट्रो को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, और जब हिसाब किताब किया गया तो पता चला कि पेड़ कानपुर में काटे हैं और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर घाटमपुर में उसके बदले में पेड़ लगा दिए हैं। तो इस तरीके के घपले भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आम आदमी को फुर्सत नहीं सब देखने की, लेकिन जब कुछ पत्रकार या कुछ इस तरीके के राजनेता कभी परते उधेड़ते हैं तो इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। अभिषेक ने 2 उदाहरण दिए, भोपाल का उदाहरण दिया, आरे का उदाहरण दिया। अभी जयपुर में भी चल रहा है कि वो पीएम मॉल, यूनिटी मॉल को लेकर बवाल चल रहा है, हंसदेव जंगल को लेकर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है।
लेकिन ये सरकारें हैं कि आजकल इस जिद में अड़ी हुई हैं, जिद में अड़ जाती हैं, इसलिए एक्टिविस्ट की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। एक जैव वैज्ञानिक को मैं चर्चा में फिर शामिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अन्य मेहमानों की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर ममता माई प्रियदर्शनी, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अभिषेक पांडे ने बहुत सारी चीज़ों को कहा, वो सिटीज़ पर लिखते भी हैं, सिटीज़ पर कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं। किस तरीके से खतरे क्या हैं, कितने गंभीर खतरे हैं? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े चैनल्स पे पर्यावरण पे इस तरह की डिटेल्ड बातचीत बहुत कम हो रही है, और आपको मैं इसके लिए साधुवाद करती हूँ इस चैनल को। और जैसे आपने कहा कि क्या खतरे हो सकते हैं, देखिए अभी एक पौधा माँ के नाम का अभी आया है स्लोगन। इसके पहले भी पेड़ लगाने की कई समय से मुहिम होती रही है, चिपको आंदोलन हम सब जानते हैं। आज पेड़ बचे इसलिए हैं क्योंकि पीछे से जो हमारी जनरेशन है उसने पेड़ को इमोशंस के साथ जोड़ा है। और आज जो जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा कि हमें बरगद, पीपल, आम ये जो मिल रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ वो हमारे पुराने लोगों का किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे इन्होंने कहा कि आज हम बरगद लगाएंगे तो हम कब वो बरगद बड़ा होगा हम देखने के लिए नहीं बचेंगे। तो इसमें क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, कुछ टाइम पहले बात हो रही थी कि जलवायु परिवर्तन कुछ नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे अर्बन हीट आइलैंड की हम बात कर रहे हैं कि एक पेड़ कट रहा है और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हम बढ़ा रहे हैं, इतनी गर्मी बढ़ रही है। कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ जहाँ सूखा पड़ता था वहां बारिश हो रही है। आज जैसलमेर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पीछे अभी बात हो रही थी कि वहां पे व्हेल की अस्थि पंजर मिले, व्हेल का कंकाल मिला, क्योंकि वहां पे पहले टेथिस सागर हुआ करता था। जी। तो ये सब सच्चाई आज यूरोप की, अगर देश विदेशों की हम बात करें तो यूरोप में पीछे हंगर स्टोन निकला कि हंगर स्टोन मिट्टी पानी के नीचे था, कि उन्होंने कहा था कि जब ये दिखेगा इसका मतलब आपको रोना पड़ेगा। मतलब इतना गहरा उन लोगों ने पत्थर डाला था। और हम जो है इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा एक सभ्यता को खतरे पे ला रहे हैं। उत्तराखंड, चमोली, क्लाइमेट चेंजेस के अलावे जो हम अगर पेड़ इतनी तेजी से काटे जा रहे हैं तो मिट्टी का क्षरण हो रहा है। एक आम का पेड़ कहा जाता है कि 2000 लीटर पानी लौटाता है जमीन को, मिट्टी को। हम इतना जल संचयन नहीं कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, मिट्टी बंध नहीं रही है, जगह जगह सूखा हो रहा है, पेड़ कहीं बाढ़ इस तरफ से जा रही है और पेड़ पूरे कटते जा रहे हैं। और अगर मैं जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, पीछे मैंने जलमा बुक लिखे थे तो मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगी कि उसमें मैंने जब स्टडी किया था तो बिलाकबम्बा नदी जो है जी। इथोपिया में, वहां पे बिलाकबम्बा में उन लोगों ने नेचर को एक जीवित इकाई माना है, प्रकृति को। और अगर कुछ भी अगर नेचर के खिलाफ होता है तो लोग कोर्ट में जाते हैं और नेचर के वकील होते हैं जो प्रकृति के लिए, प्रकृति की तरफ से केस लड़ते हैं। माओरी सभ्यता जो है न्यूजीलैंड में, उन्होंने जो उनकी नदियां हैं उसको, उसमें अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए वो नदी कहती है, मतलब नदी की तरफ से जाते हैं वकील, और वो वहां कहते हैं कि हमारे को इतना लॉसेज हो रहा है, हमारे को आपने इतना इसमें प्रदूषित किया है, इसके बदले आप हमारे लिए कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। पर हमारे यहाँ ये क्यों नहीं। हम आज पेड़ लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक पेड़ माँ के नाम, माँ तो मदर है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, ठीक सब है। कुछ है। तो हम एक इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ह्यूमन प्लान की बॉन्डिंग कर रहे हैं, मैं इसकी बिल्कुल सराहना करती हूँ। लेकिन माँ वृद्धाश्रम की माँ नहीं होनी चाहिए। माँ वो माँ होनी चाहिए जिसको हम बचा के रखें और जिसको हम सहेज के रखें जी। हर वृक्ष की। और एक आगे बढ़ने के लिए बस मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि बरगद कट रहे हैं, आपके जो 50 साल के ऊपर के जो माँ है उसको आप संरक्षित करते हैं, केयर करते हैं। 50 साल पुराना आपका बरगद का वृक्ष है, उसको आप निर्माण कार्य के लिए काट देते हैं। आप उसको हेरिटेज बनाइए, जैसे अगर आपकी माँ हेरिटेज है वो भी हेरिटेज है, आप उसको संरक्षित करिए, उसको ट्रांसलोकेशन मत करिए। मैं यही बहुत बहुत जी अच्छा बोलिए। सुझाव है। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे बहुत सारे तकनीकें आ गई हैं कि पूरे के बड़े पेड़ दूसरी जगह शिफ्ट किया सकते हैं। विदेशों में ऐसा होता है। अभी इथोपिया की एक नदी का उदाहरण दिया है। 1928 में भारत में भी
एक कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ था गंगा को लिविंग थिंग मानने के लिए, जीवंत मानने के लिए। और अभी जब गंगा को राष्ट्रीय नदी 2009 में घोषित किया गया, 2008 में, तब ये बात आई कि नहीं, गंगा को एक जीवंत, एक जीवित एक बॉडी मानकर उस तरह व्यवहार किया जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस जो पर्यावरण के पहलू हैं और जो खतरे हैं उस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सवाल आज हम उठा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंगल काटे किसके नाम? जंगल क्यों कट रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पेड़ क्यों कट रहे हैं, उसकी जगह पेड़ क्यों नहीं लग रहे हैं? और अगर एक बरगद, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले जैव वैज्ञानिक ममतामयी प्रियदर्शनी ने कहा कि माँ हेरिटेज है, माँ धरोहर है, तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ धरोहर क्यों नहीं है? और हमारे यहाँ शुरू से ये कहा जाता रहा है, एक पर्यावरण के प्रति जो लोग बहुत वायलेंट हुआ करते थे, पेड़ काट देते थे, उनके लिए कहा जाता रहा है कि पीपल में देव का वास होता है, देवी का वास होता है, इस डर से वो ना काटें, फला इसमें फला रहता है। और बहुत डरा भी दिया जाता था लोगों को कि पेड़ मत काटो नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन अब सब अंधी दौड़ में ये सब खत्म होता जा रहा है और बहुत चिंता का विषय है। अब क्या कहें, अभिषेक पांडे ने कहा कि जहाँ ब्राज़ील में पर्यावरण सम्मेलन होना है, वहाँ एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हजारों पेड़ काट दिए गए। तो अगर ये दलील भारत में विकास करने वाले लोग देने लगेंगे तो फिर कल्याण ही हो जाएगा, तो फिर कुछ बात ही नहीं, फिर इस तरह के कार्यक्रमों का भी कोई मकसद नहीं रह जाएगा। हमारे साथ रमाकांत गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, पूरा पैनल है। रमाकांत गोस्वामी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। जयपुर में जो यूनिटी मॉल का मसला है वो क्या है और किस तरीके से वहाँ लोग विरोध कर रहे हैं? क्या कोई असर पड़ा है? कोई कहीं ना कहीं कोई उसमें कोई परिवर्तन आया है? कहीं कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जो लग रहा है, या फिर लोग केवल झंडा लेकर बच्चे रैली निकाल रहे हैं और लोग कानों में उंगली डालकर बैठे हुए हैं? रमाकांत, पहले तो मैं के न्यूज का साधुवाद करना चाहूंगा कि इस तरह का मुद्दा आज के समय में मीडिया को उठाना चाहिए, जो आपने उठाया, क्योंकि केवल ये एक दिन की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लगभग ये हमें 365 दिन हर समय पर्यावरण को लेकर हमें आप और हमको सुरक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं यह भी सोचना पड़ेगा। अभियान चलाना जरूरी है, लेकिन अभियान की सुरक्षा कहां तक हो रही है, या सिर्फ एक दिन पेड़ लगा दिया, क्या आगे तक उसकी सुरक्षा है या नहीं? आपने जयपुर का मुद्दा बताया, बोली का जो ये बाढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर एक मॉल बन रहा है, इस मॉल के नाम पर 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं। लगातार आंदोलन चल रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके आश्वासन के नाम पर आज भी वहां पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटना नहीं रुके हैं। सबसे बड़ी बात चीज है कि हमारे कानून में ऐसी बात है, मैं राजस्थान टेनेक्सी एक्ट है जिसमें पेड़ काटने में मात्र 100 रुपए जुर्माना है। अब आप देखिए, 100 रुपए जुर्माना एक मामूली बात है, तो कहीं ना कहीं हमें कड़े कानून भी बनाने चाहिए जिसको लेकर आम जनता में कहीं ना कहीं उसको पेड़ काटने को लेकर एक डर भी रहे कि पेड़ काटेंगे तो वन विभाग कार्रवाई करेगा। अब 100 रुपए जुर्माना, आज भी वो कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने का कानून हाँ, है। उस समय 100 रुपए एक भारी राशि हुआ करती थी रमाकांत जी, अब वो नहीं बची। जब ये तय किया गया होगा तो हैवी पेनल्टी रही होगी 100 रुपए। उसमें सुधार होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होना चाहिए। और दूसरा, हमारा राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ राज्य वृक्ष माना जाता है, और आप देख लीजिए जालोर में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी अडानी एक कंपनी है, उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया, वहां उस प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं, लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि राजस्थान में चिपको आंदोलन जो निकला था वो राजस्थान से निकला था, विश्नोई समाज का एक आंदोलन था। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान की विडंबना है कि कहीं ना कहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान तो जरूरी है, लेकिन उसकी सुरक्षा भी जरूरी है, कड़े कानून बनाने की भी जरूरत है, और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण जिस तरह से बदल रहा है, प्रकृति का माहौल जिस तरह से बदल रहा है, उसको लेकर आज अगर हम पेड़ों को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे? ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है। राकेश मिश्रा उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम करते हैं भारतवर्ष के स्तर पर, और नरेंद्र मोदी विचार मंच के संयोजक भी हैं, और एक एक्टिविस्ट हैं, बहुत जेन्युइन व्यक्ति हैं जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ। राकेश मिश्रा, हसदेव जंगल को लेकर जिस तरीके से अड़ियल रुख है सरकार का, जैसे अभी रमाकांत गोस्वामी ने कहा कि भाई वहाँ पेड़ कट रहे हैं, वहाँ अडानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक बड़ा पूजनीय पेड़ है, राजकीय वृक्ष है, इस तरह की हठधर्मिता पर्यावरण के साथ क्या ठीक है क्या? राकेश मिश्रा। दुर्गेश चौहान जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपसे के चैनल ने राष्ट्र के इस मुद्दे को उठाया है
और बाकी सभी चैनल के लोग मौन हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूं। और आज के पैनल में मैं छत्तीसगढ़ के दो व्यक्तियों को भी देख रहा हूं जो व्यावसायिक दृष्टि से भी हैं, और एक और परिवार ऐसा है जो तीसरी पीढ़ी जो सैनिकों को समर्पित करता है, और सभी को मैं नमन करता हूं। अभी आपने जैव संतुलन का बहन जी ने नाम लिया। जैव संतुलन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जंगली जानवर जो शाकाहारी हैं उनको जंगल में भोजन नहीं मिल रहा है, वो शहर की तरफ आ रहे हैं। खाना शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है। देश को कोयले की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड या ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हमको कोयले की आवश्यकता है, और इस कोयले की आवश्यकता के लिए हम लोग कोयला का खनन कर रहे हैं। अब कोयला खनन होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होगी। मेरा अब इसमें सीधे सीधे जो मत है उसमें यह है कि सरकार की सीधे गलती है, और सरकार को चाहिए कि जिस व्यक्ति को भी कोयला खनन या इसकी आवश्यकता को महसूस करने के लिए दिया गया है, उन लोगों को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि पहले हमारे मेहमान जी ने कहा था कि एक पेड़ की जगह दूसरा लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि प्रतिदिन पेड़ लगाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पीपल का पेड़ 100% ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। माँ तुलसी का जो पेड़ होता है वो भी ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब चीज, सिंदूर का पेड़ आज तो चर्चा का विषय है। ये ऐसे भी पेड़ है, नीम का पेड़ जो है वो हमको लगाना पड़ता है। हमारे देश में तालाबों की परंपरा है, डबरी की परंपरा है, जिसके किनारे मंदिर हुआ करता था और तालाबों की मेड़ पर पेड़ लगाए जाते थे। अब सभी संसार के लोगों को समझ में आ रहा है। मैं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो छत्तीसगढ़ में एक समय 42% वन हुआ करता था। आज भी लोग 42% कहते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से ये 30% से भी कम हो गया है। तो आज की जो स्थिति है बहुत चिंतनीय है, और इस चिंतनीय स्थिति को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से हम लोगों ने इस साल 25 लाख पेड़ लगाने का काम संकल्प लिया है, और इसकी शुरुआत आज से हो गई है, और रायपुर से ही हमने शुरू किया है। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि देश में जो पेड़ों की कमी हो रही है, जैसे दिल्ली, राकेश जी जरा फ्रेम ठीक कर लीजिए अपना। राकेश जी आपका जो मुखमंडल है वो दिख नहीं, दर्शकों को दिख नहीं रहा है, जरा अपना फ्रेम ठीक कीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश में जो स्थिति निर्मित हो रही है उसके लिए सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। इसके से ज्यादा जिम्मेदारी जनता की है, क्योंकि अगर सरकार काम अपना पूरा नहीं कर रही है तो जनता को पूरा काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। जनता को क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे अपने आने वाली जो जनरेशन है वो हमको गाली देगी कि आपने क्या किया, हवा तो अशुद्ध हो गई, आपने सारा पेड़ काट दिया, नई नई कॉलोनी बस रही है, नई नई सड़कें बस रही है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अभी हमने इतने सारे लोगों को देखा इलाहाबाद के कुंभ में, लेकिन प्रयागराज में, लेकिन हमने ये कहीं नहीं देखा कि कहीं वृक्षारोपण की भी बात हो रही हो। तो जहां पॉपुलेशन बढ़ेगा वहां वृक्षों की आवश्यकता होगी, वहां ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी, और यदि हमने ऑक्सीजन नहीं लिया तो हम इस देश को बर्बादी के मुहिम पर ले जाएंगे। ऑक्सीजन हमारे जीवन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात राकेश जी ने की। अब दोनों राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय भसीन और अरुण सिंह, सिसोदिया कांग्रेस के। अजय भसीन, आपके पास आ रहा हूं। दिक्कत क्या है? ये सरकारें हठ धर्मिता पर्यावरण के लिए क्यों करती हैं भाई? कम से कम हर जगह कर लो, ठीक है, अन्य जगह चलेगी, लेकिन पर्यावरण, जंगल कट रहा तो भाई साहब कटा के देंगे, काट देंगे। फला उद्योगपति मुझे पसंद है तो ऐसी तैसी कर देंगे पर्यावरण की। ये हठ धर्मिता क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। जो सबसे पहले मैं आऊँगा आज एक पेड़ माँ के नाम, ये जो शुरुआत की गई है इसे अपने संस्कारों से जोड़ने की बात की गई है, क्योंकि अगर कोई माँ के नाम से कोई भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो उसे वो व्यक्ति कोशिश करता है कि उसके अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए। जो आज पेड़ लगाने की बात की जा रही है, ये पेड़ बात की जा रही है जो सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं कि पेड़ रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो शुद्ध हवा भी देंगे और फल भी दिया करेंगे।
उसी की शुरुआत एक नए सिरे से फिर से प्रधानमंत्री जी ने हर एक व्यक्ति को अपने माँ के नाम से पेड़ लगाने का एक संदेश दिया है और कहा है कि आपको पेड़ लगाना नहीं है, क्योंकि हम माँ के लिए अगर कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसको सिर्फ हम ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, उसका संरक्षण करने की जवाबदारी भी हम लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ काफी समय से, जब से ये अभियान स्टार्ट हुआ है, लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब रही बात कि हमें कोई भी नए प्रोजेक्ट के लिए अपने जंगलों को काट देना, या फिर जैसे अभी पांडे साहब बता रहे थे कि जहाँ पे ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक सेमिनार मुझे पक्का लग रहा था, मैंने पांडे जी को कहा था कि भाई साहब आपने कहां धोखे से उदाहरण दे दिया। ये बीजेपी के लोग, ये सरकार के लोग तुरंत इसका उदाहरण देंगे, भाई साहब ब्राजील में कट रहा तो हम छत्तीसगढ़ में भी काट डालेंगे, हम जयपुर में भी काटेंगे। नहीं, देखिए मैं बोलिए अब बोलिए, विचारों की स्वतंत्रता है हमारे कार्यक्रम में, बोलिए। नहीं देखिए, मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ जिस समय पे जिस चीज की जिस समय पे जरूरत होगी उसे हमें जरूरत से पालन करना है। इस समय पे हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अब हमको यहाँ रुकना नहीं है। हमें 2050 तक हमें 40 वसीम साहब, पर्यावरण की ऐसी तैसी कर देनी है, अब अपने लिए जहर पैदा कर लेना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाना। मैं इसे बुद्धिमत्ता नहीं मानता, बोलिए। नहीं, मैं साहब उस पे आ रहा हूँ। और अभिषेक पांडे ने छत्तीसगढ़ से सटे भोपाल की भी बात की है, उसका भी जरा उदाहरण दे दीजिए कि वहां लोग लाठी लेकर खड़े हो गए और पेड़ नहीं कटने दिया। मैं दोनों जगह का उदाहरण ले रहा हूँ साहब जी। अब उसके बाद शहर सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह जाएंगे, आज गांव में भी हम लोग जा रहे हैं। अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को हम लोग सब जगह के लोगों को अगर सुधारने की बात कर रहे हैं तो हमें सभी को उसके साथ जोड़ना होगा। और जहां तक जब तक है, अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो सांसें कहां से बसेगी, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन ये सब लोगों को समझना होगा, सिर्फ सरकार पे नहीं छोड़ सकते हैं। और हम लोग विकास के कार्यों को रोक के अगर हम सिर्फ यही बात करते रहेंगे कि हमें सिर्फ जंगल बचाने हैं और अपना विकास नहीं करना है, तो ये भी गलत होगा। और अगर हम विकास की स्थिति में जाते हैं, हमने तो एक मुहिम छेड़ी है यहाँ पे कि हम कह रहे हैं कि हर एक व्यापारी को इसके साथ जोड़ दिया है, एक व्यापारी एक पेड़। हम ये कहते हैं कि जितने संस्थानों में आपके लोग काम कर रहे हैं, हर एक को पेड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पेड़ लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। हम उद्योगपतियों से कह रहे हैं कि आपके यहाँ जितना स्टाफ काम करता है उसको आप पेड़ दीजिए, एक परिवार के नाम का एक पेड़ लगाइए आप। लेकिन अब हम कह रहे हैं उसके लिए अगर हम आर्थिक विकास की गति को रोक देते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें तो उस चीजों को, दोनों चीजों को साथ में जोड़ते हुए कभी कागज कलम लेकर बैठिएगा वसीम साहब, कभी कागज कलम लेकर बैठिएगा और पिछले 5 साल में या जब से आपका राज्य बना है, पेड़ लगाने के जितने अभियान हैं उनको आप टोटल करेंगे तो आपको रहने की जगह नहीं बचेगी। इतने पेड़ आप लोग लगा चुके होंगे, मतलब सारी सरकारें मिलके, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं। इतने पेड़ लग गए होंगे कि इंसान को रहने की जगह नहीं बचे, सब जंगली होता, सारे जंगली नजर आता। बेहतर होता कि यह अभियान एक पेड़ माँ के नाम अच्छा अभियान है, लगाने के बजाय अगर एक पेड़ माँ के नाम बचा लो, एक पेड़ को गोद ले लो और उसका संरक्षण कर लो। मत काटने दो किसी अडानी को, मत काटने दो किसी उद्योगपति को, मत काटने दो किसी सरकार को कि भाई यार दूसरा काम कुछ कर लो, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे हम। तमाम जगह पेड़ों की शिफ्टिंग की भी व्यवस्था है। अगर इसमें हम अडिग हो जाते तो क्या बुराई रहती भाई इसमें, वसीम साहब? नहीं, उस पे भी वर्किंग चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले ये कल्चर नहीं था, लेकिन अभी पेड़ शिफ्टिंग का काम दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि किसी को ये पेड़ मत काटने दीजिए, आप बात कर रहे हैं किसी भी ऐसी संस्थान के जो आपको डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आप सबसे पहले आगे आता है, अगर वो पेड़ काट के वहां पे अगर अपना महल बना रहा है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो रोजगार के लिए सृजन कर रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। मैं अभी जवाब लूंगा कि रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके तरीके कुछ और हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अरुण सिंह सिसोदिया कांग्रेस के नेता हैं, आज आप भी निशाने पे हैं क्योंकि आपकी भी सरकार ने तेलंगाना में बिल्कुल लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बुलडोजर चला दिया, 400 एकड़ पे बिल्कुल नस नाबूद कर दिया। तो सब एक ही तरीके के हैं लोग। अरुण सिसोदिया, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज अभियान शुरू हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एक पेड़ माँ के नाम, मैं तो इसके एक लाइन और आगे जोड़ना चाहूंगा, एक पेड़ माँ के नाम और आने वाली संतान के नाम। क्योंकि अगर पेड़ के बारे में सिर्फ एक स्लोगन, एक नारा बनाकर हम छोड़ देते हैं, जो कि पिछले बहुत समय से यही हो रहा है, और अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितने भी प्रदेशों में है वहाँ कागजों में तो हजारों लाखों करोड़ों पेड़ लग चुके हैं पर जमीन पे नहीं दिख रहे हैं। तो इसका जो मापदंड तय होता है, जो सरकारें जो काम करती हैं,
जो सरकारें बनती है तो सबसे पहले अपने आवक का एक स्रोत ढूंढती है कि अगर पेड़ कटे भी हैं तो लगे हैं तो कहाँ लगे हैं उसकी जिम्मेदारी, उसको उसके जांच की प्रक्रिया का कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक बिल क्लियर नहीं हुआ तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिसाब किताब ठीक है। जैसे बिल क्लियर हुआ उसके बाद आपका कागजी कार्रवाई खत्म और जंगल और पेड़ सारे गायब हो जा रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए एनजीटी जो है, एनजीटी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं उठाता है। एनजीटी आज एक कागजी मतलब संस्थान बन के रह गया है। हमने लगभग 8 से 9 एनजीटी की कौन सुन रहा है? अभी अभिषेक पांडे कह रहे थे एनजीटी की सुन कौन रहा है अभी? हेलो, एनजीटी की सुन कौन रहा है? बोलिए। हाँ, वही बोल रहा हूँ। वो सिर्फ एक ऐसा संस्थान बन के रह गया है जैसे बहुत सारे अन्य संस्थान इस देश में हो गए हैं। जैसा सरकार चाहती है, जैसी सरकारें चाहती है, तेलंगाना की बात नहीं करेंगे आप? तेलंगाना की बात नहीं करेंगे अरुण सिसोदिया? तेलंगाना में आपकी सरकार है, सरकारें कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों का चरित्र एक ही है। माफ कीजिएगा, एक ही चरित्र है राजनीतिक दलों का। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई सरकारें कोई भी आए, सरकारों का लक्ष्य रहता है पहली बात अपनी सरकार को चलाना, अपनी सरकार का महिमा मंडन करना, कागजों में अच्छा दिखना, वाहवाही करना और अगला चुनाव जीतना। जो भी सरकार बनती है उसका लक्ष्य यही रहता है। उसको ये नहीं रहता कि आने वाले समय में अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे लोग कहां से ऑक्सीजन लेंगे, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे हमारा पानी कहां से आएगा। आज दिल्ली का पॉल्यूशन का जो स्तर देखिए आप, उस स्तर को सोचने से दिल्ली जाने से डरते हैं हम लोग यहाँ से ना फ्लाइट पकड़ के ट्रेन पकड़ के जाने की नहीं सोचते, इतना खराब पॉल्यूशन हो गया है। तो सरकारों को और उसके साथ साथ आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं जिस बात को बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने घर में तो आप पेड़ लगा नहीं रहे, हम भी नहीं लगा रहे क्योंकि शहरों में लगाने के लिए वो जगह ही नहीं है। गाँव में पहले लगते थे, पहले हमारे यहाँ गाँव में बगीचे होते थे, बहुत सुंदर व्यवस्था होती थी। धीरे धीरे वो बगीचे कट गए। पहले हमारे गांव में बगीचे में 100 पेड़ था, आज 3 पेड़ बचा है। घर बन गए, लोग काटते जा रहे हैं। तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सिर्फ सरकारों को दोष देना भी कहीं भी न्यायोचित नहीं है। इसलिए जो विषय है आपका, एक पेड़ आपका तो बिल्कुल हृदय परिवर्तन लग रहा है अरुण सिसोदिया। ऐसा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये बातें सुनते हुए। आप कांग्रेस के नेता हैं लेकिन बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बदला हुआ हृदय परिवर्तन लग रहा है। आप तो बिल्कुल निर्गुण भाव से, निर्विकार भाव से बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, आप जैसे लोगों को आना चाहिए। प्रयास किया है, सच को सच से तौला है, झूठ को विरोध किया है। मेरी कार्यशैली ठीक है। राकेश मिश्रा कुछ कह रहे हैं, भाजपा इसमें नहीं है। ठीक है। अरुण सिसोदिया, कांग्रेस और भाजपा नहीं है इसमें, कांग्रेस भाजपा ठीक है, ठीक है। मानवता, व्यक्ति, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कांग्रेस भाजपा में उलझे रहेंगे तो यही जो आपने कहा कि सरकारों का चरित्र है अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना, राजनीतिक रूप से मजबूत करना। देश में चाहे जहरीली हवा बहे कोई दिक्कत नहीं, यमुना पर राजनीति करना, उसके फेने पर राजनीति करना और सत्ता में आना, यही सब है सरकारों का चरित्र। राकेश मिश्रा कुछ कहना चाह रहे, बोलिए राकेश मिश्रा, बोलिए। मैं दुर्गेश जी आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, एक मौका दिया है आपने। मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास फॉरेस्ट विभाग में एक कैंपा योजना चलती है और इस कैंपा योजना के तहत सभी देश के नागरिकों को पौधे मुफ्त में दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे गड्ढा अगर खोदना है तो मनरेगा की स्कीम कलेक्टर के पास होती है और मनरेगा की स्कीम से हम गड्ढे खोद सकते हैं। वन विभाग से हम खाद भी ले सकते हैं। अब हमें नागरिकों को जागरूक करना है कि राजनीति करने वाले लोग राजनीति को सेकने के उद्देश्य से काम करते हैं। यदि हमारे पास इंडस्ट्री रहेगी और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम सब मर जाएंगे। तो इसके लिए हम सबको ये मिलकर ये प्रण लेने की आवश्यकता है कि वन विभाग से हम पौधे प्राप्त करें, मनरेगा से उस गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करें, वन विभाग से हम खाद प्रदान करके लोगों को पौधे को लगाएं। अब बात होती है पौधों के संरक्षण की, तो ऐसे सभी सरकारी गेस्ट हाउस, ऐसे सभी कलेक्टर के कार्यालय, ऐसे सभी शासकीय स्कूल जहां बाउंड्री वॉल है वहां पर हम पौधे लगा सकते हैं। वहां पौधों की सुरक्षा से उन लोगों को जिम्मेदारी भी दे सकते हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं जैसे कपोक का पेड़ है, ये भी एक बहुत ऑक्सीजन देता है। सिंदूर का पेड़ ऑक्सीजन देता है, तुलसी का पेड़ ऑक्सीजन देता है। इन पौधों को जानवर नहीं खाते हैं और ये पौधे बड़े बड़े भी बहुत ज्यादा नहीं ठीक होते है।
कई ऐसे भी पौधे हैं जो हम अपने घर में रखते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें जानकारी प्राप्त करके वन विभाग से या सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर अपना कर्तव्य निभाना है, जैसा कि आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और देश के सारे चैनल शून्य हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। नहीं, और मैं आपके ये माध्यम नहीं से कहता सभी कि लोगों सारे को लोग निवेदन शून्य करता हैं, लेकिन मैं ये जरूर पूरे दमखम के साथ में कहता हूं कि अगर हमारे साथी, हमारे मीडिया के लोग अगर चाह लें कि हमको पर्यावरण सुधारना है तो 1 हफ्ते का समय नहीं लगेगा, इस देश का पर्यावरण सुधर जाएगा, सुधरने लगेगा, सही बात। उसकी तरफ काम शुरू हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे लोग, हमारे साथी, बहुत सारे लोग भी अभी मुझे लगता है कि इसकी महत्ता को कम समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हम अभिषेक पांडे की तरफ रुख करेंगे। अभिषेक पांडे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अयोध्या में थे और उन्होंने बाकायदे आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर जो सरयू सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि अब सरयू अविरल, पर्यावरण केवल पेड़ नहीं है, पर्यावरण नदी भी है, पर्यावरण जल संरक्षण भी है। तो उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में सूखी नदियां हैं उनको हम एक तरीके से हरा भरा करेंगे, इन सेंस कि वो सूखी नदियों में पानी आएगा। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। कुछ बहुत सारे बातें भी इस तरह निकल कर आई। इस कार्यक्रम में इतनी देर में हम ये समझ पाए हैं कि सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वास्तव में हम करें क्या? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, दिल्ली, नोएडा, मुंबई जाता है, एक मकान खरीद लेता है, कहता मैंने घर खरीद लिया है, लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है। पहले एक घर में, छोटे से घर में कितने लोग रहते थे, अब घर खरीदे जा रहे हैं, कंक्रीटों के जंगल बनते जा रहे हैं। ये जो सामाजिक संतुलन है, ये पर्यावरण के लिए इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले बनाना चाहूंगा, जो ब्राजील की जो मैंने बात की उस पर लोगों ने बोला, जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बात की कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि ब्राजील का जो साइज है इंडिया से लगभग 2.5 गुना बड़ा है, और अगर आप वहां का फॉरेस्ट कवर देखें वो 60% है, और इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? मात्र 24%। इंडिया से 2.5 गुना बड़ा और 60%, और इंडिया का सिर्फ 24%। वसीम साहब, तो अब मत लीजिएगा, अब इसका उदाहरण मत लीजिएगा। अभिषेक ने सोचा कि अब खोली दूं पूरा मसला जी। तो और अगर अपने पड़ोस में भी आप देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ पेड़ काटने से अगर डेवलपमेंट हो जाता तो फिर तो अफ्रीका के देश और ये सब सारे देश पेड़ काट के डेवलप हो जाते। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आसपास देखिए, जापान को आप देखिए, 60 से 65% तक वहां पे फॉरेस्ट कवर है। साउथ कोरिया देखिए, 50% से ऊपर है। आप अपने पड़ोस में देखिए, भूटान का जो फॉरेस्ट कवर है 70% है। तो सिर्फ पेड़ काटने से डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है कि आपको प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो उसमें पेड़ काटने पड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो हमें जो कंपनसेट करना है उस पर हमें ध्यान देना होगा। बहुत लोग, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाएं माँ के नाम, बेटे के नाम। पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ बचाना जरूरी है। वही मैं कह रहा था, मैं वही कह रहा था। हमने सर देखा है कि बुंदेलखंड की मैं एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें लाखों पेड़ लगा दिए गए, लेकिन 6 महीने बाद गए तो उसमें 10% से भी कम पेड़ जिंदा बचे। तो पेड़ लगाने का फायदा नहीं है जब तक हम उनको बचा ना सकें। इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 10 पेड़ भी लगाएं तो वो 10 पेड़ जिंदा रहें, 9 तो रहें कम से कम। अब वो उसमें 1 पेड़ बचता है, 10 लगाते हैं, तो इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अगर चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और आपने जैसे बात की कि जो सिर्फ पेड़ सिर्फ एक साइलोज में काम नहीं करते, पूरा एक पेड़ से आपका जो आपके शहर में बाढ़ आती है उस पे फर्क पड़ेगा। पेड़ क्योंकि वो एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं जिससे पूरा एनवायरनमेंट हम उसको सेफगार्ड करते हैं, और वहां बहुत सारी स्पेसीज होती हैं जानवरों की, बायोडाइवर्सिटी होती है जो पेड़ों के माध्यम से हम बचा सकते हैं। तो ये जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बहुत सारी जगह रेगिस्तान बनता जा रहा है, उससे पेड़ हमें बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज उसमें मैं इस बात को खत्म करूंगा। एक मुनव्वर राना का एक शेर था
कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब जब सूखने लगे तो जलाने के काम क्या आए। बात है। तो पेड़ों को बचाइए और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभिषेक ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को ख़त्म किया। मैं डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी की तरफ रुख करूँगा। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर जिस तरीके से सरकारें, अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाता हूँ कि क्या जो योजना बनाने वाले लोग हैं, अनुमति देने वाले लोग हैं, कोयला खनन की अनुमति देने वाले लोग हैं, क्या उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं? क्या आप जैसे लोग, अभिषेक जैसे लोग क्या नहीं हैं जो उन्हें बताएं कि भाई यहाँ ये मत करो, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी? ब्राज़ील का उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्राज़ील हमसे 2.5 गुना बड़ा है, उनका फॉरेस्ट कवर 60-65% है, हम 24% हैं। तो आप ब्राज़ील के उदाहरण मत लेके काटने लगिएगा कि दनादन काटने लगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। एक्सपर्टीज सबके पास है, लेकिन एक्सपर्टीज के साथ साथ उसको हम किस तरह से लेके जाएं, उसमें बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण ये लोग ये लोग इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी। पीछे अभी न्यूज आ रहा था कि स्थानीय प्रजातियों को, जैसे अभी सारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि हमारे हमारे जो स्थानीय प्रजातियां हैं, आम है, अमलतास है, इसको पीपल है, नीम है, इन पेड़ों को अगर हम लगाते हैं तो इनका सर्वाइवल रेट भी अच्छा होगा, क्योंकि ये मिट्टी में जो है स्थानीय मिट्टी के कारण अनुकूल है इनका। उसकी बजाय हम लोग यूकेलिप्टस लगा रहे हैं। जैसे अभी पीछे की मैं रिपोर्ट बताऊं, आप लोगों को इस पे गौर करने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ है या उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसे जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं, वहां पे हम यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, यही जो कैंपा योजना की तरफ। यूकेलिप्टस जो है सो सबसे ज्यादा जल का जी। अवशोषित करता है, मिट्टी को बहुत कठोर कर देता है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम एक तरफ तो पेड़ लगा रहे हैं, विदेशी पेड़ खाना पूर्ति करके, और दूसरी तरफ हम आसपास के पर्यावरण को असुरक्षित कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, मतलब पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, लेकिन बबूल के मत लगाइए। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि पौधे लगाने चाहिए, सबको पता है कि हम आज के दिन कई लोगों के, मैं ट्विटर और उस पर पढ़ रही थी कि आज हमने ये पेड़ लोगों की सांसें बचाने के लिए लगाया है। पहले हम अपनी पीढ़ी की तो सांसें बचा लें। हम क्या कर रहे हैं, आज पौधे लगा रहे हैं, उसको 90 डेज का गोल्डन पीरियड होता है, 90 डेज तक क्या हम बचा के रख पा रहे हैं? क्या चारों तरफ हम उसका सुरक्षा घेरा लगा पा रहे हैं? क्या उसके साथ हम जियो टैगिंग कर रहे हैं? क्या कोई मोबाइल ऐप, इतना हाईटेक की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या हम हर एक मोबाइल ऐप नहीं बना सकते जहां पे आप तस्वीर खींच के भेजिए? इतने आप वोट की तस्वीर भेजते हैं, सब चीजों की तस्वीर आप डालते हैं कि हाँ हम जो है सो इतने जागरूक नागरिक हैं। आप 30 डेज के बाद एक पेड़ माँ के नाम के लिए एक मोबाइल ऐप बना दीजिए, उसमें 30-90 दिन के बाद उस माँ की कितनी सुरक्षा हुई, उसका ऐप हो, उस पे पुरस्कार वितरण हो, बड़ी उस बात पे है। पारितोषिक हो, तो मैं मानती हूँ कि हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, एक जिम्मेदारी निभाना और सिर्फ हमें दिखाना कि हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस सरकार हो या पिछली सरकार हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचा रहे ठीक हैं। बात है। आज इक्विलिप्टस से लेकर ये जो पेड़ लग रहे हैं, हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसकी आर्थिक अर्निंग हो रही है। तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कोरबा में, हर जगह हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं पेड़, खाना पूर्ति भी हो रही है, ठीक आपको बात है। उसके पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है पर्यावरण के नाम पे सब कुछ। आज भी हम यही बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे। प्रतिशत घटता जा रहा है, 33% हम कहते हैं कि वन होने चाहिए, और हम जहाँ, जैसे अभिषेक जी ने कहा, 21 से 24% के इसमें झूल रहे हैं, और जबकि हम सबसे बड़ी जनसंख्या होने जा जी। रहे हैं, उसके बाद भी हमारा ये हाल है। थैंक यू। जी। भसीन साहब, एक अच्छा सुझाव जैव वैज्ञानिक डॉक्टर ममतामयी ने दिया, बहुत संक्षिप्त में, बस 30 सेकंड में मैं चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पहले 90 दिन बचा लो, 90 दिन माँ के नाम जो पेड़ है उसको बचा लो, ऐप में डाल दो तो सबको भरोसा हो जाएगा। वो कह रहे हैं ठीक है, अभी जो है अपनी पीढ़ी को बचा लो, अगली पीढ़ी को तो देखेंगे, अगली पीढ़ी देखेगी अपने आप को। पहले अपनी पीढ़ी को बचाओ, एक पेड़ बचा लो, लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बचा लो, और लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड में जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, जब तक अगर पेड़ लगेंगे और पेड़ बचेंगे नहीं तो उसका जो हमें उपयोग है वो नहीं मिल पाएगा, और जो हम कह रहे हैं आगे के लिए वो होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, जो अभिषेक जी कह रहे थे कि अगर हमसे 2.5 गुना बड़ा ब्राज़ील है और वहाँ की पॉपुलेशन भी देख लीजिए,
हमें अपनी अपनी पॉपुलेशन को भी हर जरूरतों की चीजें देनी पड़ेगी, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, हम उस फेज पे खड़े हैं इस समय पे, हम 75 साल बाद, आज आजादी के बाद हम वहां खड़े हैं जहां पे हमें आम जनता की हर जरूरतों को पूरा करते हुए हमें अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाना है। उस समय पे अगर हम आज देखें, अगर हम आज 24% अगर फॉरेस्ट पे खड़े हुए हैं, तो अब यहाँ से इसकी बढ़ोतरी होने वाली है। अब हम इससे डाउनफॉल पे नहीं जाने वाले। अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने सबको ये कह दिया है कि एक एक पेड़ आपको खाली लगाना है। थैंक यू, करना है। धन्यवाद भसीन साहब। एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा, अभी भसीन साहब ने कहा कि अब 24 से नीचे हम नहीं जाने वाले, बहुत अच्छी बात है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मैं इस बात को भी कहता हूँ भाई, प्रधानमंत्री को पूरा देश मानता है और वो उनकी बात को अनुसरण करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था अपने सांसदों से, जिनको तनख्वाह मिलती हमारे पैसे से, एक एक गाँव गोद ले लो। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, उन गाँवों की क्या दशा है। मैं उम्मीद करूँगा कि पेड़ों की दशा गाँव जैसी ना हो। राकेश मिश्रा। मैं आपकी बात को से बिल्कुल सहमत हूँ। गांव की दशा भी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई जी ने एक संकेत दिया है भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों के लिए कि प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम एक पेड़ लगाए, और देश की जनता को भी संदेश दिया है कि एक पेड़ लगाए। और यदि एक दिन में एक पेड़ लगता है तो एक दिन में 140 करोड़ पेड़ लग जाते हैं। मेरा बस यही कहना है कि ये जरूर करें। अब दूसरी बात जो है कि भाई, जो भाई साहब ने बताया, अभिषेक जी ने, कि 24% है, मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का 42% उसमें काउंटेड है। और यदि 42% को भी हम हटा देंगे तो बाकी प्रदेशों में तो और कम हो जाएगा। तो हमें अधिक से अधिक पौधा लगाने की आवश्यकता है। और पर्यावरण में हमको जल की भी व्यवस्था करनी है। पानी का तल बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है, तो डबरी बनाने की, तालाब बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राकेश जी, अजय भसीन, अरुण सिंह, रमाकांत गोस्वामी, अभिषेक पांडे, राकेश मिश्रा और डॉक्टर प्रोफेसर अमितामाई प्रियदर्शनी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण यह है, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम खूब लगाइए, हर हफ्ते लगाइए, हर महीने लगाइए, लेकिन बचाइए। अभी कहा गया ना कि 90 दिन आप बचा लीजिए, पेड़ चल जाएगा। और पेड़ वो लगाइए जो हमारे एनवायरनमेंट को सूट करते हैं। यूकेलिप्टस मत लगाइए लालच में कि हमें पैसे मिल जाएंगे उससे। आम, नीम, पाकर, ये सब लगाइए। उसके अलावा अगर कहीं कोई पेड़ काट रहा है तो आंख चुरा कर निकल मत जाइए, उससे पूछिए भाई क्यों काट रहे हो, किससे परमिशन ली है, ये पेड़ मेरा है। और जब ये आप करेंगे, आप दर्शक, जनता, तो मुझे लगता है पर्यावरण भी बचेगा और वनों का जो छतरी है, आच्छादन है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम बहुत हरे भरे माहौल में जिएंगे, एक अच्छा जीवन जी सकेंगे और अगली पीढ़ी भी गर्व से कहेगी कि हमारे पूर्वज हमें इतना अच्छा पर्यावरण दे गए। नमस्कार।